ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हमारी जो 500 क्वेश्चन वाली सीरीज़ चल रही है फिटर थ्योरी की, उसका जो है हम आज 125 से आगे करने वाले हैं। आज हम 126 से 150 तक करेंगे, ठीक है। उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा तो मैं बता दूँ आपको, इस वेबसाइट से डाउनलोड करना है www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे आप विजिट कीजिए, ठीक है। वेबसाइट ओपन होगी आपके सामने, आपके मोबाइल के कॉर्नर में ऐसे 3 डॉट टाइप का दिखाई देगा, ऊपर कॉर्नर में राइट साइड, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे कोर्स का ऑप्शन होगा। उसमें 2-3 आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें किसका ऑप्शन होगा? कोर्स का ऑप्शन होगा, हिंदी में लिखा होगा कोर्स पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको 2-3 कॉलम दिखेंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन, फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। आपको क्लिक करना है फिटर थ्योरी पे। जब फिटर थ्योरी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको नीचे 2 ऑप्शन दिखाई देगा, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकेंड ईयर। आप फिटर सेकेंड ईयर पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद नीचे को स्लाइड करेंगे तो आपको इसके पहले के भी जो पार्ट है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस जो मैं आपको आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसका भी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उन स्थानों में क्वेश्चन है आपका, उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है। मतलब कोई हमारा ऐसा पार्ट है जिसे हमें बार बार जोड़ना है और उन्हें अलग करना है, बार बार उस असेंबली को हमें जोड़ना है और उन्हें अलग करना है, तो हम फिर कौन सा जो है स्क्रू उपयोग करेंगे? इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है कौन सा स्क्रू उपयोग किया जाएगा, तो वह होगा आपका स्क्वायर हेड स्क्रू। बाकी भी ऑप्शन आपको दिख रहेंगे, मैं ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। स्क्वायर हेड स्क्रू होता है हमारा, जिसका हम यूज ऐसी जगहों पे करते हैं जहां हमें बार बार असेंबली को जोड़ना होता है और अलग करना होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लाइड ऊपर चले गए सर। कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाता है? कोच निर्माण, जो आपके डब्बे होते हैं, रेलवे का कोच हो या जो इस टाइप की कोच वगैरह बनाए जाते हैं, उनके निर्माण के लिए, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए हम किस प्रकार के नट का उपयोग करते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में स्क्रू की बात किया था, अब बात कर रहा है नट की। तो जो हमारे कोच निर्माण वगैरह किए जाते हैं उनके लिए जो है हम स्क्वायर नट यूज करते हैं। कौन सा नट यूज करते हैं? स्क्वायर नट, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकार का होता है। मैंने आपको नट बताया था, एक नट आपको अगर ध्यान होगा तो इस टाइप से था हमारा, ठीक है। नीचे का भाग हेक्सागोनल और इसमें क्या थे? स्लॉट कटे हुए थे, हम उसे बोलते थे स्लॉटेड नट। ये लॉक नट के अंतर्गत आता था। लेकिन इसी नट में स्लॉट कटे होने के कारण इस नट की सामर्थ्य कम हो जा रही थी, यह नट कमजोर हो जा रहा था। इस कमी को दूर करने के लिए हमने क्या किया? एक और नट बनाया जिसमें हमने जो उसकी मोटाई थी उसमें कोई स्लॉट नहीं काटा। इसके ऊपर कुछ भाग हमने बेलनाकार आकृति में बढ़ा दिया। इसके ऊपर कुछ भाग हमने क्या किया? बेलनाकार आकृति में बढ़ा दिया और इसमें फिर हमने जो मतलब बेलनाकार आकृति बढ़ाई थी उसमें स्लॉट काट दिया, जिससे कि हमारी नट की सामर्थ्य बनी रहे और लॉक नट का भी काम करे। तो यह नट कौन सा था? यह नट था हमारा कैसल नट। जब इसमें स्लॉट काटा था तो स्लॉटेड नट, जब ऊपर हम बेलनाकार आकृति में उस भाग को बढ़ा करके उसमें स्लॉट काट दिए तो कैसल नट था। जिसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? आपका ऑप्शन जो 4 है, कैसल नट, ठीक है। कैसल नट होता है जिसका नीचे का भाग हेक्सागोनल होता है और ऊपरी भाग बेलनाकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? हैवी ड्यूटी मतलब जहां पे भारी काम हो रहा है, भारी वर्क के लिए, वहां पे हम कौन सा अपना स्क्रू वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पैन हेड स्क्रू, चीज हेड स्क्रू, राउंड हेड स्क्रू और हेक्सागन हेड स्क्रू। इसमें जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों जो है लाइट ड्यूटी असेंबली कार्य, मतलब हल्के कार्यों के लिए, जहां पे कम लोड पड़ रहा हो वहां असेंबली करने के लिए इन तीनों स्क्रू का यूज किया जाता है। जो हेक्सागोनल हेड स्क्रू होता है यह हमारा भारी कामों के लिए यूज किया जाता है, हैवी ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है। आपने हमारी वीडियो देखा होगा तो आपको बिल्कुल आसानी से चीज समझ में आ रही होगी। स्टार्टिंग के जो सेकेंड ईयर के 3 चैप्टर है ऐसे ही आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां जाके देखेंगे तो स्क्रू वाले चैप्टर में ये चीज मैंने बताया थी, हैवी ड्यूटी और लाइट ड्यूटी के लिए क्या यूज करते हैं। तो हैवी ड्यूटी में हेक्सागोनल हेड स्क्रू है, बाकी जो आपको ऊपर तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं तीनों किसके हैं? लाइट ड्यूटी के लिए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
लाइट असेंबली कार्य में। अब हल्के कार्यों की बात कर रहा है, जहां पे कम लोड पड़ रहा हो, हल्का काम हो, वहां पे हम किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग करेंगे। तो अभी आपने पीछे वाला अगर देखा वीडियो तो उसमें मैंने बताया था 3 टाइप के स्क्रू जो दिख रहे थे वो लाइट ड्यूटी के लिए थे, हेक्सागोनल वाला हैवी ड्यूटी के लिए था। तो वैसे देख लीजिए यहाँ पे स्क्वायर हेड भी हमारा हैवी ड्यूटी में आएगा। हेक्सागोनल सॉकेट हेड है, यह भी हैवी ड्यूटी में आएगा। हेक्सागोनल हेड स्क्रू है, यह भी हमारा हैवी ड्यूटी में आएगा। तो बचा क्या, चीज हेड स्क्रू। ऊपर वाले ऑप्शन में मैंने बताया भी था, चीज हेड स्क्रू किस में आता है, पैन हेड, चीज हेड, जो इस टाइप के स्क्रू हैं वो हमारे किस में आते हैं, लाइट ड्यूटी वाले में आते हैं। तो लाइट असेंबली कार्य में चीज हेड स्क्रू यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांते किस फाइल में होते हैं। ठीक है, नरम मतलब सॉफ्ट, गैर धातु मटेरियल मतलब नॉन मेटेलिक। नरम का मतलब क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, नरम का मतलब सॉफ्ट हो गया। और गैर धातु मतलब नॉन मेटेलिक, जो हमारे नॉन मेटेलिक मटेरियल होते हैं उस पर हम जो फाइल यूज करते हैं वो कौन सी होती है, जिसमें समांतर दांते होते हैं और तेज होते हैं। तो वह होती है हमारी ड्रेडनॉट फाइल। कौन सी फाइल होती है, ड्रेडनॉट फाइल। ड्रेडनॉट फाइल का हम यूज करते हैं सॉफ्ट मटेरियल घिसने के लिए, जैसे तांबा, पीतल, या फिर आजकल हम इसका यूज कर रहे हैं ज्यादातर प्लास्टिक। जो प्लास्टिक के बने मटेरियल होते हैं, जो पदार्थ होते हैं प्लास्टिक के बने, उनको घिसने के लिए हम आजकल ज्यादातर यूज करते हैं ड्रेडनॉट फाइल की। किसके, प्लास्टिक के। और प्लास्टिक किसमें आ जाएगा, गैर धातु मटेरियल। ठीक है, नॉन मेटेलिक। तो प्लास्टिक मेटल है नहीं, तो जो प्लास्टिक वगैरह की घिसाई करनी होती है या सॉफ्ट मटेरियल की घिसाई करनी है तो हम ड्रेडनॉट फाइल यूज करते हैं, जिसके जो दांते होते हैं वो तेज होते हैं और समानांतर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगला है हमारा परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, परिष्करण उपकरण मतलब फिनिशिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है। मतलब कौन सी फाइल है जो अच्छी फिनिशिंग तो देता ही है, साथ में सटीक स्मूथनेस मतलब ज्यादा प्रिसीजन स्मूथनेस प्राप्त होती है, अधिक एक्यूरेसी की हमें प्राप्त होती है। तो वह होगा आपका स्विस पैटर्न फाइल। स्विस पैटर्न फाइल के द्वारा जो होता है हमें अच्छी फिनिशिंग मिलती है, साथ में सटीक स्मूथनेस, ज्यादा एक्यूरेसी में हमें स्मूथनेस प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा क्या है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखने का मतलब है कि इसमें कोई टेक्निक नहीं है, ये पॉइंट वाली चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ती है। तो ये पूछ रहा है जो हमारी फिलर गेज होती है, फिलर गेज आप लोग जानते होंगे किन्हीं भी दो पार्टों के बीच का क्लियरेंस चेक करने के लिए, या कोई दो पार्ट आपस में चिपके हुए तो उनके बीच में गैप कितना है उसको चेक करने के लिए हम लोग फिलर गेज यूज करते थे। तो ये पूछ रहा है कि जो BIS के अनुसार उसके सेट की मोटाई की सीमा क्या है, रेंज क्या है। तो वह होती है आपकी जो ऑप्शन 2 दे रखा है 0.02 mm से 1 mm इन स्टेप ऑफ 0.02 mm। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था जब मैं आपका सीरीज करा रहा था उसी में। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा फिर बता देता हूं। बाकी अगर आपको ज्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप पहले या दूसरे वाले में होगा, मुझे ध्यान नहीं है, एक बार आप सीरीज चेक कर लेना, उसमें क्वेश्चन कराया गया है। अगर आपने सीरीज देखा होगा तो आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि कैसे साइन बार होता है, स्लिप गेज होता है, कैसे इसका कोड वगैरह, एंगल वगैरह, फार्मूला कहां से आता है, सारी चीजें मैंने उस क्वेश्चन में डिटेल में बताई थी। तो यहाँ सिर्फ मैं फार्मूला लिख करके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपको डिटेल में जाना है तो फिर पिछले वाले क्वेश्चन देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे है ये साइन बार होता है, यहाँ पे क्या है, साइन बार होता है, और साइन बार के ऊपर हमारा वस्तु रखी गई होती है जिसका टेपर निकालना है। साइन बार की लंबाई जो होती है, तो जो साइन बार के दोनों रोलर हैं, रोलर के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वही साइन बार की लंबाई होती है। और इस क्वेश्चन में साइन बार की लंबाई दे रखा है, क्योंकि फिगर में आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो लंबाई दे रखा है साइन बार का 100 दे रखा है, दोनों सेंटरों के बीच की दोनों रोलरों के बीच की दूरी दिया है 100, और वही हमारी साइन बार की लंबाई होती है। साइन बार की लंबाई दोनों रोलर के सेंटर के बीच की दूरी ली जाती है। और इधर जो ये हाइट उठाया जाता है किसके द्वारा, तो कई सारे स्लिप गेज होते हैं जिन्हें आपस में रिंगिंग प्रोसेस के द्वारा जोड़ करके इसको इस तरह से उठाया जाता है। अलग अलग साइज के हमारे स्लिप गेज होते हैं। तो यह क्या है आपका, यह है हमारा स्लिप गेज। ठीक है,
हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछा स्लिप गेज की ऊंचाई क्या है, ये स्लिप गेज की ऊंचाई हमसे पूछ रखा है और हमें यहाँ पे जो एंगल है, जो थीटा है, एंगल है वो दे रखा है, क्यू मान लीजिए या थीटा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये क्यू मान लीजिए या थीटा मान लीजिए, कितना 25 डिग्री दे रखा है, थीटा बराबर कितना है, ये एंगल हमें 25 डिग्री दे रखा है। तो चलिए फार्मूला क्या था, तो फार्मूला था हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, स्लिप गेज की ऊंचाई बटे साइन बार की लंबाई, ये फार्मूला है आपका, साइन बार की लंबाई। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको डिटेल में जानना है तो पीछे के क्वेश्चन देख लीजिए, आपको क्लियर से पता चल जाएगा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 25 डिग्री है, साइन 25 डिग्री इज इक्वल टू स्लिप गेज की ऊंचाई हमें निकालना, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है, तो उसको वैसे ही लिख लेंगे, स्लिप गेज की ऊंचाई, ये चीज हमें निकालनी है, ठीक है, बटे साइन बार की लंबाई, तो क्वेश्चन में दे रखा है जो साइन बार की लंबाई वो 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख लेंगे। आगे सॉल्व करते हैं, स्लिप, एक मिनट, यहाँ पे पहले वैल्यू रख लेते हैं, साइन 25 डिग्री और 25 डिग्री का हमें वैल्यू दे रखा है 0.4226, आपको अक्सर क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहेगा, तो 25 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो वहां दे रखा है 0.4226, 25 डिग्री की वैल्यू हमने रख लिया। स्लिप गेज की ऊंचाई बटे 100, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, स्लिप गेज की ऊंचाई निकालना है, तो इसका इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसके बटे 1 मान सकते हैं, इसका इधर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा स्लिप गेज की ऊंचाई बराबर क्या होगा, तो 0.4226 और इसमें 100 का गुणा हो जाएगा इंटू 100। और आपको मालूम है जब कभी भी हम 100 से या 10 से जिससे भी गुणा करें तो जितने जीरो होते हैं उतनी अंक दशमलव दाहिने साइड खिसक जाता है, तो यहाँ पे 2 जीरो है तो 0.2 अंक दाहिने साइड चला जाएगा, गुणा करने पे 42.26 आ जाएगा। और आप ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन 2 आपका सही है, 42.26, ये आ जाएगी आपकी क्या, स्लिप गेज की ऊंचाई। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्यखंड के आंतरिक व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है। फिगर में आपको एक उपकरण दिखाया गया, एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया और पूछ रहा है कि कौन सा उपकरण है जिसका यूज हम, यह नीचे क्या है, एक आपको खोखला भाग दिख रहा है जिसका हम आंतरिक व्यास को नाप रहे हैं, तो यह है हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी, यह एक विशेष जबड़े की जोड़ी होती है जिसमें स्क्रू लगा होता है, हम इस स्क्रू को ढीला करते हैं, यहाँ बीच में गैप बढ़ता जाता है और दोनों जबड़े खिसकते जाते हैं, और इनके बीच में क्या करते हैं हम, इनके बीच में ये छोटे छोटे जो ब्लॉक आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे ब्लॉक है अलग अलग, यह क्या है, तो यह इसमें भरा गया है स्लिप गेज, क्या डाला गया है, स्लिप गेज डाला गया है। तो इन जबड़ों में हम क्या करते हैं, जबड़ों को ढीला करके जितना डायमीटर होगा उतना तक फैला लेंगे इसको, जब उतना फैल जाएगा तो इनके बीच में क्या करेंगे, स्लिप गेज को भर देंगे। तो इससे क्या होगा, अब हमें पता करना है कि इसका आंतरिक डायमीटर कितना है, व्यास कितना है, तो जितने स्लिप गेज हैं आपको मालूम है, स्लिप गेज के ऊपर उसकी मोटाई या कह लीजिए उसकी जो भी साइज वो लिखा होता है, स्लिप गेज पे इसका क्या होगा, साइज अंकित होगा, तो उन सभी साइजों को आपस में जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका आंतरिक व्यास कितना है। तो इस तरह से हम स्लिप गेज का इस विशेष जबड़े के साथ यूज करके किसी भी पार्ट्स का आंतरिक व्यास निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड, ब्रैकेट में लिखा है कैलिब्रेशन ग्रेड, क्या कि इसमें से कौन सा कैलिब्रेशन ग्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले भी बताया था इस टाइप के क्वेश्चन, अभी एक बार फिर बता देता हूँ, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। जो ग्रेड 00 होता है इसको एक और नाम से जानते हैं, रेफरेंस ग्रेड। किस नाम से जानते हैं, रेफरेंस ग्रेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो आपका ग्रेड 0 है इसको नाम कैलिब्रेशन ग्रेड से जाना जाता है, कौन से नाम से, कैलिब्रेशन ग्रेड, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ग्रेड 1, इसको इंस्पेक्शन ग्रेड के नाम से जानते हैं।
इंस्पेक्शन ग्रेड या इसी को टूल रूम ग्रेड भी कहते हैं, टूल रूम ग्रेड। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं। और जो लास्ट है आपका ग्रेड 2, इसको वर्कशॉप ग्रेड के नाम से जानते हैं, वर्कशॉप ग्रेड। ठीक है, तो ये हो गए आपके रेफरेंस ग्रेड, इंस्पेक्शन ग्रेड, टूल रूम ग्रेड कहते हैं इसको, इंस्पेक्शन ग्रेड या टूल रूम ग्रेड भी कहते हैं। तो जो हमारा ग्रेड 00 होता है या सबसे शुद्ध हमारी क्या होती है, सबसे शुद्ध यही होता है, ग्रेड 00 वाला स्लिप गेज सबसे शुद्ध होता है। और इसका यूज करते हैं हम स्लिप गेजों को चेक करने के लिए। ग्रेड 00 वाला किस लिए यूज किया जाता है, सबसे शुद्ध यही होता है, और इसका यूज किया जाता है स्लिप गेज को चेक करने के लिए, और इसे रेफरेंस ग्रेड भी कहते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा ग्रेड 0, इसको कैलिब्रेशन ग्रेड के नाम से जानते हैं, और इसका यूज जो निरीक्षण विभाग वाले अधिकारी होते हैं वो करते हैं। जो ग्रेड फर्स्ट है, इस ग्रेड के जो स्लिप गेज होते हैं उन्हें इंस्पेक्शन ग्रेड के नाम से जाना जाता है। टूल रूम ग्रेड मतलब इन ग्रेडों का यूज टूल जहां पे बनते हैं, जिस रूम में हमारा टूल प्रिपेयर किया जाता है, उन टूलों को चेक करने के लिए ग्रेड फर्स्ट वाले स्लिप गेज यूज किए जाते हैं। और जो लास्ट है आपका ग्रेड सेकेंड, इसे वर्कशॉप ग्रेड के नाम से जानते हैं। नाम से पता चल रहा है वर्कशॉप ग्रेड, मतलब इनका जो साधारण कामों के लिए वर्कशॉप में किया जाता है। और क्वेश्चन में पूछा था स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड या कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है, तो आपको मालूम है कि जो ग्रेड 0 होता है उसको कैलिब्रेशन ग्रेड के नाम से जानते हैं, मतलब ऑप्शन वाला जो सेकेंड है हमारा वो सही हो जाएगा। तो ये चारों पॉइंट आप लिख लीजिएगा, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है। यहाँ पे आपको स्लिप गेज दिखाया गया है, 2 स्लिप गेज हैं, इन्हें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये एरो दिखाया गया है कि इसको ऐसे आपस में घुमा करके हम जोड़ने वाले हैं। तो जब हम स्लिप गेज को इस टाइप से जोड़ते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जो स्लिप गेज होता है, अगर हमें 2 स्लिप गेजों को आपस में जोड़ना है तो उन्हें पहले एक दूसरे के क्रॉस में रखेंगे, फिर उन्हें क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जब दोनों एक सीध में आ जाएंगे तो फिर इन्हें थोड़ा सा आगे करते हैं, फिर पीछे करके वापस उस स्थिति में ले आते हैं। इससे इनके बीच का एयर गैप खत्म हो जाता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो यह कौन सा प्रोसेस होता है, तो यह होता है आपका रिंगिंग प्रोसेस, मैंने पहले भी बताया है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, रिंगिंग की। जो प्रोसेस दिखाया जा रहा है स्लिप गेज को जोड़ने का, वह रिंगिंग प्रोसेस है आपका। ठीक है, बाकी यहाँ पे 136 के बाद आप देख रहे होंगे 137 है, ये क्वेश्चन शायद स्किप हो गया है, टाइप होना छूट गया होगा, तो कोई बात नहीं है, सब इसलिए सीरियल गड़बड़ हो जा रहा है तो कमेंट मत करने लगेगा कि सर यहाँ पे छूट गया, हम आगे देख लेंगे, हो सकता है किसी वजह से छूट गया हो। नंबरिंग तो पड़ी हुई बट क्वेश्चन टाइप नहीं है, तो इसीलिए नंबर आगे पीछे हो गया। ठीक है, 138 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस गेज का नाम क्या है। ठीक, ये गेज आपको दे रखा है और पूछ रहा है इसका नाम क्या है। आप देख रहे होंगे, मैंने इसको पहले भी बताया है, यह गेज इस टाइप से आपको दिख रहा है और इसके दोनों साइड क्या थ्रेड कटी हुई है, देख रहे हैं ना, दोनों साइड बाहर थ्रेड कटा हुआ है। और इसका यूज हम करेंगे, इसको बोलते हैं प्लग गेज। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है प्लग गेज। ठीक है, प्लग गेज है, लेकिन अगर प्लग कब बोलते हैं, जब दोनों साइड बेलनाकार आकृति होगी, लेकिन इसके दोनों साइड क्या है, थ्रेड कटा हुआ है, तो प्लग गेज ही रहेगा। लेकिन कौन सा प्लग गेज होगा, थ्रेड प्लग गेज होगा। और ये बात समझ में, प्लग गेज आप जानते हैं इंटरनल डायमीटर चेक करने के लिए यूज होता है। अब थ्रेड कट गया है तो यह थ्रेड प्लग गेज हो गया, तो इंटरनल ही चेक करेगा, लेकिन अब क्या चेक करेगा, इंटरनल थ्रेड को चेक करेगा। कहीं पर भी आंतरिक थ्रेड कटा हुआ है, आंतरिक चूड़ी कटी हुई है, उनको चेक करने के लिए ये हमारा यूज किया जाएगा थ्रेड प्लग गेज। तो यहाँ पे देख रहे होंगे जो ऑप्शन 2 है, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। ठीक है, तो ये कौन क्या सही हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। बाकी रिंग गेज आप जानते ही हैं। नेक्स्ट चलेंगे, रिंग गेज का उद्देश्य क्या है, मैंने पहले भी बताया है। जो हमारे प्लग गेज होते हैं, रिंग गेज होते हैं। रिंग गेज मतलब उंगली के ऊपर पहनना, मतलब यह बाहरी व्यास को चेक करेगा, क्योंकि भाई उंगली ऊपर पहनी जाती है, बाहर पहनी जा रही है, तो बाहरी व्यास को उसी तरह रिंग भी उसी से बना हुआ है रिंग गेज। तो यह किसी भी जॉब के बाहरी व्यास को चेक करेगा। और वही प्लग गेज है, जैसे कि सॉकेट में आपका प्लग अंदर चला जाता है, तो ऐसी प्लग गेज है, या जॉब के जो भी हमारा खोखला जॉब होगा, पाइप होगी, उसके अंदर जाएगा और अंदर के व्यास को चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग गेज की बात किया है, तो यह किसको चेक करेगा, बाहरी व्यास को चेक करेगा। तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, बाहरी व्यास की जांच करना। नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, बाहरी थ्रेड की जांच करना कब होता, जब थ्रेड रिंग गेज लिखा होता। सिर्फ रिंग गेज लिखा है तो बाहरी व्यास की जांच करना, थ्रेड रिंग गेज लिख देगा
तो बाहरी थ्रेड को चेक करने लगेगा। वैसे प्लग गेज है तो आंतरिक व्यास को चेक करेगा, थ्रेड प्लग गेज है तो आंतरिक थ्रेड को चेक करेगा। व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है? त्रिज्या गेज की बात कर रहा है कि इंडिविजुअल रेडियस गेज हो। किसकी बात कर रहा है? इंडिविजुअल रेडियस गेज में जो आकार होता है उसकी लिमिट क्या होती है उसकी बात कर रहा है। तो जो इंडिविजुअल हमारा रेडियस गेज होता है उसकी जो लिमिट होती है वो स्टेप ऑफ 1 mm होती है। रेडियस गेज आप लोग जानते होंगे, किसी भी सतह के उत्तल और अवतल सतह को चेक करने के लिए रेडियस गेज यूज किया जाता है। उत्तल और अवतल सतहों को भी चेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्टेप ऑफ 1 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है? जो गेज दिखाया गया और ये पूछ रहा है कि आप देख के पहचान जा रहे हो कि ये रिंग गेज है और रिंग गेज बाहरी व्यास को चेक करेगा। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शाफ्ट के अगर हमें बाहरी व्यास को चेक करना है तो उसका स्वीकार्य की जांच करना कि वह हमारा शाफ्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए जो दिखाया गया कौन सा गेज है। तो जनरली आपके जो भी गेज आते हैं, जैसे रिंग गेज है तो 2 होता है, एक गो होता है, एक नॉट गो होता है। इसके बारे में एक बार किसी ने कमेंट भी किया था, सर एक गो नॉट गो क्या, तो मैं हल्का सा बता देता हूँ। गो नॉट गो कहो या नो गो कहो एक ही बात है। तो जैसे मान लीजिए हमारी शाफ्ट है, ठीक है, ये हमारी क्या है, शाफ्ट हमने बनाई। अब हमें चेक करना है कि यह शाफ्ट हमारी सही साइज की बनी है या नहीं। यह शाफ्ट हमें बनानी थी 20 mm की। कितनी की बनानी थी? 20 mm की, ठीक है। अब जो हमारा रिंग गेज होगा, जिस साइज का हमें शाफ्ट बनाना है उसी के अनुसार हमारी रिंग गेज तैयार की जाती है। तो यह रिंग गेज हमारा बनाया जाएगा, ठीक है। एक गो वाला होगा, एक नॉट गो वाला। जो गो वाला रिंग गेज होगा, गो रिंग गेज, और एक बनाया जाएगा नो गो रिंग गेज। नो गो या फिर नॉट गो भी कहते हैं रिंग गेज, 2 बनाए जाएंगे। तो जो गो रिंग गेज बनाया जाएगा इसके अंदर का डायमीटर कितना होगा? तो चूंकि गो मतलब चला जाना चाहिए, मतलब जब गो रिंग गेज है तो ये शाफ्ट के ऊपर चढ़ जाना चाहिए। तो शाफ्ट के ऊपर कब चढ़ेगा? जब 20 से थोड़ा सा ज्यादा होगा इसका साइज, तब ना। तो मान लीजिए जब 20 mm है तो इसका साइज क्या होगा? 20.01 mm होगा, तब ये वाला इस साइज के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, नो गो रिंग गेज क्या होगा? तो नो गो रिंग गेज मतलब नो गो मतलब नहीं जाना चाहिए, गो मतलब जाना चाहिए, नो गो मतलब नहीं जाना चाहिए। मतलब जब मैं इस रिंग गेज को शाफ्ट पे चढ़ाऊं तो वो उस पे ना चढ़े, मतलब नो गो रिंग गेज क्या होगा? वो होगा आपका 19.99 मान लीजिए। तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया, हमारी शाफ्ट 20 की बनी है, जबकि नो गो रिंग गेज का साइज क्या? 19.99 है। इसका मतलब यह इस पे चढ़ाओगे तो नहीं जाएगा, और गो वाले का थोड़ा ज्यादा है तो इस पे चला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये शाफ्ट हमारी सही साइज की बनी है। शाफ्ट हमारी सही साइज की बनी है कि नहीं, तो ऐसे ही चेक करेंगे। गो वाले को चढ़ाएंगे वो चला जाना चाहिए, नो गो वाला चढ़ाएंगे तो वो नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब शाफ्ट सही साइज की बनी है। और ऐसा हो जाए कि नो गो वाला नहीं जाए और गो वाला भी नहीं जाए, तो इसका मतलब भाई इसका डायमीटर ज्यादा होगा इसलिए नहीं जा रहा है, तो इसका शाफ्ट सही साइज की नहीं है। या फिर ऐसा हो जाए कि गो वाला भी चला जाए और नो गो वाला भी चला जाए, तब भी शाफ्ट आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये ध्यान है, यही चीज होता है, गो और ना गो, नो गो मतलब गो वाला जाना चाहिए और नो गो वाला नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे फिगर दिखा रखा था, पूछ रहा था कौन सा है, तो ये रिंग गेज है। और कौन सा वाला रिंग गेज है? तो ये रिंग गेज गो वाला है। मैंने ये भी पहले बताया था कि यह आपका रिंग गेज हो गया इस टाइप का। नो गो वाला किस आकृति का होता है? तो वो भी सेम ऐसा ही होता है। सेम कैसे होता है? इसी टाइप से होता है। मैं फिगर बना देता हूं यहाँ पे, बस वो इसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है? ग्रूव कटा होता है। ये होता है आपका कौन सा? इधर भी होल होगा क्योंकि 3D फिगर है, ठीक है। तो जो हमारा नो गो वाला हिस्सा होता है उसमें क्या होता है? उसमें बीच में ये नो गो रिंग गेज होगा। ये कौन सा होगा? नो गो रिंग गेज होगा। जब गो वाला होगा, नो गो में क्या होता है? उसके बीच में ग्रूव कटा होता है और इसकी अपेक्षा लंबा होता है। नो गो की लंबाई गो रिंग गेज की अपेक्षा लंबी होती है और इसके बीच में क्या होता है? ऐसे ग्रूव कटा होता है। तो जिसके बीच में ग्रूव कटा होगा वह नो गो रिंग गेज, और जिसपे ग्रूव नहीं कटा हुआ है बीच में वह रिंग गेज होगा कौन सा? गो वाला। तो इसपे चूंकि बीच में ग्रूव नहीं कटा हुआ है तो यह गो वाला है, ठीक। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से पहचान जाएंगे। बीच में ग्रूव कटा हुआ है तो नो गो, और ग्रूव नहीं कटा हुआ है तो गो। तो 2 टाइप के होते हैं हमारे रिंग गेज। नेक्स्ट चलेंगे।
अब घर्षक स्टिक के साथ बेलनाकार सतही प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है, कि कौन सा ऐसा हमारा इनमें से जो ये प्रोसेस दिखाए गए हैं कि लैपिंग है, ग्राइंडिंग है, फाइलिंग है, होलिंग है, तो कौन सा इनमें से ऐसा प्रोसेस है जो बेलनाकार सतह को सही करता है। बेलनाकार सतहों की फिनिशिंग के लिए यूज किया जाता है और उसमें होनिंग स्टिक्स होते हैं। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने होनिंग पढ़ा होगा। होनिंग में क्या होता है, इसमें यह तो एक तो बेलनाकार आकृति में होगा और इसमें कई सारी अब घर्षण करने के लिए क्या होंगी, स्टिक लगी होती है। एक ये स्टिक हो जाएगा, ऐसे स्टिक हो जाएगा, ऐसे स्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टिक लगी होती है और इन्हीं पे हमारे एब्रेसिव पार्टिकल इस स्टिक के ऊपर होते हैं। या गोलाई में होती है तो बेलनाकार सतहों की फिनिशिंग करने के लिए यूज की जाती है या फिर प्रोफाइल को सही करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा होगा, होनिंग हो जाएगा, जिसमें हमारे क्या लगे होते हैं, अब घर्षक स्टिक्स लगे होते हैं। अब्रेसिव स्टिक किस में लगते हैं, होनिंग वाले में लगे होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। स्टिक का मतलब छड़ी टाइप का, देख रहे हैं यहाँ पे स्टिक लगा हुआ है छड़ी टाइप का और इसके ऊपर ही हमारे अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, अपघर्षक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है, कि कौन सी लैपिंग सामग्री है जो आसानी से चार्ज हो जाती है। लैप जो होता है हमारा टूल होता है, उसके ऊपर एब्रेसिव पार्टिकल को जब हम लगाते हैं उसी को चार्जिंग बोलते हैं। जब हमारा लैप होता है उसकी कटाई करने के लिए, किसी भी पदार्थ की लैपिंग करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, जो लैप टूल होता है उसके ऊपर एब्रेसिव पार्टिकल का लेप लगाते हैं। एब्रेसिव पार्टिकल का लैप के ऊपर लेप लगाना ही क्या कहलाता है, चार्जिंग कहलाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल वाला हमारा लैपिंग सामग्री है जिसको हम आसानी से चार्जिंग भी कर सकते हैं। और रैपिंग कटिंग का मतलब अधिक मटेरियल काटने के लिए। तो आपको मालूम होगा सबसे अधिक यूज किया जाता है कास्ट आयरन। लेकिन अगर हमें अधिक लैपिंग अलाउंस चाहिए होगा, लैपिंग अलाउंस अधिक होने का मतलब है वो अधिक मटेरियल काटेगा। किसी भी मटेरियल का जिसका जितना अधिक लैपिंग अलाउंस होगा वो उतना ही अधिक मटेरियल काटेगा। जहां पर रैपिड कटिंग बोला है, रैपिड कटिंग मतलब तेजी से कटाई के लिए, अधिक कटाई के लिए। तो अधिक कटाई के लिए जो होता है हम कॉपर और ब्रास का लैपिंग सामग्री यूज करते हैं। कौन सा, कॉपर और ब्रास का। तो आसान चार्जिंग और रैपिंग कटिंग के लिए कॉपर और ब्रास के या कह लीजिए तांबा और पीतल के यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। कौन सी लैप सामग्री महंगी है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है, कि इनमें से कौन सा ऐसी लैपिंग सामग्री है जो महंगी होती है और अगर खराब हो जाए तो उसको विस्तार मतलब उसको दोबारा सही किया जा सकता है, विस्तार किया जा सकता है। तो वह होता है आपका लेड मतलब शीशा। शीशा जो होता है हमारा महंगा लैप सामग्री है जिसको जो है खराब होने के बाद हम इसका दोबारा एक्सटेंशन कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। यह सुराखों की लैपिंग वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए कठोरीकृत मतलब हार्ड स्टील की बात कर रहा है। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन है तो मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे आपका एल्युमिनियम वाला है तो यह यूज होता है आपका सॉफ्ट स्टील के लिए। किसके लिए, सॉफ्ट स्टील या फिर नॉन फेरस मेटल। ठीक है, सॉफ्ट स्टील या फिर नॉन फेरस मेटल के लिए बोरान कार्बाइड है तो यह डाई और गेज की लैपिंग के लिए यूज किया जाता है। इस पॉइंट को आप कहीं अपने कॉपी वगैरह पर नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। डाई और गेज की लैपिंग के लिए, गेज अभी आप पढ़ ही रहे थे पीछे, तो उन्हीं सब की लैपिंग वगैरह के लिए बोरान कार्बाइड यूज किया जाता है। जो हीरा होता है हमारा, ये छोटे सुराखों की लैपिंग करनी हो, छोटे सुराख मतलब होल, छोटे सुराख मतलब होल की लैपिंग करनी हो या फिर टंगस्टन कार्बाइड की करनी हो, टंगस्टन कार्बाइड या फिर सिरेमिक की करनी हो, ये सब हार्ड मटेरियल है। तो हार्ड मटेरियल के लिए भाई हार्ड चीज हमें चाहिए, तो हीरा क्या होता है, सबसे हार्ड होता है। तो छोटे सुराख की लैपिंग करनी हो, चाहे टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग करनी हो, टंगस्टन कार्बाइड का मटेरियल हो उसकी हमें लैपिंग करनी हो, या सिरेमिक की करनी हो, तो उसके लिए हम जो एब्रेसिव पार्टिकल यूज करेंगे या कह लीजिए जो हम एब्रेसिव पार्टिकल अपघर्षक यूज करेंगे वो डायमंड होगा।
बोरान कार्बाइड डाई व गेज की लैपिंग के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड या फ्यूज्ड एल्यूमिना यूज करते हैं सॉफ्ट स्टील, मुलायम स्टील के लिए या नॉन फेरस मेटल के लिए। अब बचा क्या सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का यूज किया जाता है आपका हार्ड स्टील या फिर कहीं कहीं पे हार्डेंड स्टील लिखा होता है, कठोरीकृत स्टील, हार्ड स्टील और कास्ट आयरन। ये पॉइंट सारे नोट कर लीजिए, आपका बिल्कुल काम बन जाएगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बस ये चीजें आप ध्यान रख लेंगे, आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से होंगे। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या था, कठोरीकृत स्टील भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार के बर्तक। तो मैंने पहले लिख रखा हार्ड स्टील के क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर ये सॉफ्ट स्टील या नॉन फेरस की बात करता तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, डाई गेज की लैपिंग की बात करेगा तो बोरान कार्बाइड, और छोटे सुराख की लैपिंग की बात करें या फिर टंगस्टन कार्बाइड या सिरेमिक की बात करें तो डायमंड सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन वही आ भी रहा है, अभी हमने जो बात किया था नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी पे है। अगले क्वेश्चन में देखिए, कौन सा घर्षक डाई और गेज की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया डाई और गेज के लिए कौन सा होता है, बोरान कार्बाइड होता है। डाई और गेज की लैपिंग के लिए बोरान कार्बाइड हम यूज करते हैं। यह हीरे के बाद कठोरता में दूसरे नंबर पे आता है, सबसे ज्यादा कठोर तो हीरा है, लेकिन उसके बाद जस्ट बोरान कार्बाइड का ही नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी से है। टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी घर्षक पदार्थों में सबसे कठोर कौन सा है। कि भाई टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, सबसे कठोर कौन सा है, सबसे कठोर हीरा होता है, डायमंड होता है। मैंने बताया था टंगस्टन कार्बाइड हो चाहे सिरेमिक हो चाहे छोटे सुराख की लैपिंग करनी है उसके लिए डायमंड यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अब घर्षक का नाम बताइए। वही सेम क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा हमारा, डायमंड। मैंने बताया तीन चीजें, टंगस्टन कार्बाइड, सिरेमिक और छोटे सुराख की अगर लैपिंग करनी है तो उसके लिए हम डायमंड यूज करेंगे, हीरा यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे या ऑप्शन 2 कह लीजिए सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हीकल लैपिंग पे, व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है। व्हीकल लैपिंग मतलब जो गोलाई वाली लैपिंग होती है, जो राउंड वाली हमारी होती है, उनकी लैपिंग करने का हमारा उद्देश्य क्या होता है, तो वो उद्देश्य होता है काटने की क्रिया को विनियमित करे, मतलब जो हमारी कटिंग एक्शन है उसको रेगुलेट करे और सतह को लुब्रिकेट करे, चिकनाई करे। तो उसके लिए जो होता है हमारा व्हीकल लैपिंग किया जाता है। ठीक है, बाकी आप जानते हैं हमारी ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल है, इसके साथ साथ में एक ITI यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी नोटिफिकेशन वगैरह दिया जाता है। बाकी इसका जो PDF है वो कहाँ से मिलेगा, तो आपको मैंने शुरू में ही बताया था globaliti.org, वहाँ जाइए और वहाँ बिल्कुल आसानी से इसका आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। और वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपके जो भी ग्रुप्स हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आपके बच्चे जुड़े होंगे तो वहाँ पे शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।